हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आज हम अपना आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। एलर्जी टॉपिक से था हमारा। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशंस क्या होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। आई होप कि आपने पहले का लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ करके पहले जा करके देख लीजिए, तभी आपको आज आगे का समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे एलर्जीज़, ऑटो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम्स और कुछ डिजीज़ दिए हैं आज इन बारे में डिटेल से बताया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एड्स, आज हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में, और ये जितने भी हमारे छोटे छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी वगैरह, इन सब के बारे में आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, एलर्जी क्या होती है। एलर्जी तो नॉर्मली सबको ही हुई होती है। एक मिनट रुक जाइए, अब है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अब ठीक है। देखो बच्चों, एलर्जी तो क्या होता है, सबको हो रखी होती है, किसी भी रीजन से हो सकती है। किसी को डस्ट एलर्जी होती है ना। सबको एलर्जी होती है किसी ना किसी चीज़ से। डस्ट से होती है बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को कुछ ठंडा खाने से होती है। लाइक मेरे को आइसक्रीम खाती हूँ तो मेरे को एलर्जी आइसक्रीम से है, मेरे को मैं आइसक्रीम नहीं खा पाती हूँ। ऐसे ही आपको भी बहुत चीज़ों से होगी। किसी को डस्ट से कोल्ड जुकाम हो जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। अच्छा, जिन पार्टिकल्स या जिनके थ्रू ये एलर्जी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? इसमें आपके में दे रखा है, मैं अभी से बता देती हूँ। उसको बोलते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस बोलते हैं जिससे एलर्जी होती है। तो अपनी एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं पहले। देखो, वैन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग। इसमें क्या बता रखा है कि जैसे ही आप किसी नए प्लेस पे गए और एकदम से आपने क्या कर दिया, छींकना स्टार्ट कर दिया। वीजिंग मतलब हल्का फुल्का जुकाम, फॉर नो एक्सप्लेन रीज़न, लेकिन कोई रीज़न ही नहीं है, मतलब अचानक से ही होने लगता है। एंड वैन यू वेंट अवे योर सिम्टम्स डिसअपेयर, और जब वहाँ से आप आ जाते हो तो आपके सिम्टम्स डिसअपेयर हो जाते हैं। डिड दिस हैपन टू यू? आपके साथ हुआ है कभी? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया कि हम में से बहुत सारे लोग क्या हैं, सेंसिटिव होते हैं किसी पार्टिकल्स के अगेंस्ट, है ना। देखो, सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। द एवर मेंशन रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी। किस किस से हो सकता है? ये जो हुआ है अभी ऊपर, जैसे हम कहीं गए हुए हैं तो पॉलन ग्रेन्स, पॉलन से होती है। किसी को पॉलन एलर्जी होती है, किसी को माइट से होती है, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट होगी डिफरेंट प्लेसेस पे। The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy। देखो, जैसे मैं हूँ, अगर मैं कहीं पे गई और मैंने एकदम से छींकना स्टार्ट कर दिया, है ना, या फिर मेरे को हल्का फुल्का जुकाम हो गया, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर मुझे मान लो डस्ट से हुआ, तो डस्ट के खिलाफ मेरे इम्यून सिस्टम ने रेस्पॉन्स किया ना, क्या तभी तो मुझे छींक आई या जुकाम हुआ। तो उसको क्या बोलते हैं? एलर्जी। देखो, द एक्सैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, एकदम से इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स करना कुछ सर्टेन एंटीजेंस के खिलाफ जो कि इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोल दिया? एलर्जी बोल दिया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। देखो, मैंने कहा था ना, ये जो पॉलन है, माइट्स है, डस्ट है, जिनसे हमें एलर्जी हो रही है, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें बोलते हैं एलर्जेंस। क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। वर्ड नेम याद रखना। द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस टू दीज। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलर्जी में कौन सी टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था 5 टाइप्स की होती हैं। उसमें से ये जो IgE वाली है ना, इम्यूनोग्लोबिन ई, ये वाली जो है प्रोड्यूस होती है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट मैंने कहा था, धूल, पॉलेंस या एनिमल डेंडर, मतलब जो एनिमल्स के जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, एनिमल डेंडर एक्सेट्रा। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, छींक आती है, आँखों से पानी आने लगता है, रनिंग नोज, जुकाम हो जाता है, एंड किसी किसी को सांस लेने में भी परेशानी होने लग जाती है। एलर्जीज इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। अच्छा, एलर्जी होती किससे, क्या क्या रिलीज़ होते हैं? तो हमारी बॉडी में जो मास्ट सेल्स हैं बच्चों, क्या हैं? जो मास्ट सेल्स हैं, वो ये वाले केमिकल्स को रिलीज़ करती है। कौन से? आपको ये नेम याद रखना है। आपको देखो बच्चों, इसमें कुछ कुछ टर्म्स याद रखनी है। लाइक
व्हाट इज़ एलर्जी, तो आप यहाँ से बोलेंगे द एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। होती किससे है, जिस पार्टिकल से ये होते हैं उनको क्या टर्म कॉइन किया जाता है, उनको किया जाता है एलर्जेंस। अच्छा, इसमें किस टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, इसमें IgE टाइप की होती है, इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप की होती है ना। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जाएगा कि जो मास्ट सेल हैं, अच्छा कौन से केमिकल जब रिलीज़ होते हैं जब ये एलर्जी होती है, तो और किससे होते हैं, तो ये बच्चों मास्ट सेल से रिलीज़ होते हैं केमिकल्स। कौन कौन से, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। नाम याद रखना बच्चों, कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। बुक में आप मार्क भी कर सकते हैं कौन से होते हैं, हिस्टामाइन। इसलिए एलर्जी में बच्चों कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, एंटी हिस्टामिनिक। कौन सी दी जाती हैं, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन दी जाती हैं एलर्जी में। अब देखो, फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्ट विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडी। वही ली जाती है, देखो एंटी हिस्टामाइन दवाई ली जाती है, एड्रेनलिन ली जाती है, एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द जो सिम्टम्स को, एलर्जी के सिम्टम्स को एकदम से कम कर दें और एलर्जी ठीक हो जाए। सम हाउ मॉडर्न डे, अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये बताया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये बताया गया है कि जो मॉडर्न डे के जो लाइफ स्टाइल है ना, वो भी क्या कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी को लो कर रहा है। अब आप देखो, आपने गांव के बच्चों को देखा होगा, वो क्या करेंगे, मिट्टी में खेलते रहेंगे या कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब खा लेंगे, जैसे कुछ भी उन्हें मिलेगा खाने में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, ये ऐसा तो है नहीं प्यूरीफायर लग रहा है उनके घर में या ऐसे। वो तो देखो कोरोना के टाइम पे भी क्या है, गाँव में इतना कोविड नहीं फैला है, लेकिन अब सेकेंड वेव में फैल गया है, लेकिन फर्स्ट वेव में इतना नहीं फैला था। गांव के बच्चों का इम्यूनिटी बहुत सही होता है, वो मिट्टी में खेलते रहते हैं, ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं कि उन्हें प्योरीफायर वाटर मिल रहा है, पानी कुएं का ही पानी पीते हैं, या कुछ भी ऐसा घर में जो पानी होता रखा होता है सिंपल उसको ही पी लेते हैं, कोई प्योरीफायर नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ उनके, है ना। और अगर यहाँ का शहर का बच्चा गांव में चला जाएगा और अगर वो ऐसे मिट्टी में खेल लेगा या ऐसे खेतों में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, है ना। अच्छा, ऐसे स्ट्रीट फूड का लेके है, जैसे कि जो रेगुलर स्ट्रीट फूड खाते हैं, लाइक अगर दूसरे तीसरे दिन स्ट्रीट फूड खाते हैं, इधर तो बहुत चलता है, यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में तो वो नॉर्दर्न इंडिया में और ये उत्तर प्रदेश में तो बहुत चलता है ये स्ट्रीट फूड खाते हैं लोग। लेकिन अभी आप अमेरिका के या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं उनको स्ट्रीट फूड खिला दीजिए, उनको नहीं होगा, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उन्हें क्या हो जाएगा, उन्हें एकदम से वॉमिट हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, वो जो उनकी जो बॉडी है ना बच्चों, वो उसके लिए फ्रेंडली नहीं होती। अच्छा, हम तो स्ट्रीट फूड खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी को तो पता है कि हाँ भैया ये बंदा ये खाएगा, जैसे चाउमीन खाई तो वो तो हमारा तो जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, वो तो उससे फ्रेंडली है, उसके अगेंस्ट वो काम ही नहीं करता, उसे पता है यहाँ के लोग खाएंगे, खाते हैं, हम बचपन से हमें खाना सिखाया जाता है। आजकल के तो छोटे छोटे बच्चों को देख लो स्ट्रीट फूड खाने लग गए, लेकिन आप यूरोपियन कंट्री अमेरिका के लोगों को स्ट्रीट फूड खिला दोगे तो क्या हो जाएगा, अमेरिका की या आप यूरोपियन कंट्रीज़ को खिला देंगे तो उन्हें क्या वॉमिट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनका जो बॉडी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो उससे फ्रेंडली नहीं है, उन्होंने कभी खाया नहीं है ये, है ना। जितना भी हम इतना मसाला खाते हैं, मसालेदार कुछ भी खाते हैं, ये इतना स्पाइसी खाते हैं, वो तो नहीं खाते, तो वो क्या हो जाएंगे, वो बीमार पड़ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity or to the environment. This could be because of protected environment provided early in life. क्योंकि उन्हें क्या करा गया है, पहले से उन्हें कहीं बाहर नहीं जाने दिया गया है, कहीं पे जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें बच्चों को फ्लैट में घर में ही रखा जाता है, वो उन्हें कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता है। अगर वो मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी में खेलेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई एलर्जीज़ की। अब देखो, एक मिनट। अब बात करते हैं, एलर्जी हो गया। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों ऑटो इम्यूनिटी की, कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, देखो ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल्स। अब इसमें ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेमोरी बेस्ड होता है, मैंने ये बताया था ना कि अगर एक बार डिजीज़ हो गई तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में वो मेमोरी में फिट हो जाएगा। टी सेल्स की मेमोरी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि पहले डिजीज़ हो चुकी है, अभी आएगी तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी गई है और हम उसके अगेंस्ट अब वर्क करेंगे,
है ना, है यही तो होता है। अब लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये इसमें जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना बच्चों, वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही वर्क करने लग जाता है। जैसे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी की सेल्स को ही खाने लग जाता है, फैगोसाइटोसिस करने लग जाता है। सिर्फ इसमें पूरे में इतना ही दे रखा है कि जो हमारे ऑटो इम्यूनिटी होती है, ऑटो इम्यूनिटी का मीनिंग ही ये होता है कि जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही वर्क करने लग जाता है। सिर्फ आपसे इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी बीमारी में हो सकता है? एक होता है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें ये होता है, उस वाली डिजीज़ में ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे अगेंस्ट ही वर्क करने लग जाता है। अब देखो इसमें कुछ दे रखा है कि इम्यून सिस्टम इन द बॉडी कैसे क्या क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो इसके ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑटो इम्यून के बारे में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही वर्क करने लग जाता है। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलके बना है ये? लिम्फॉइड ऑर्गन। ये आपको याद रखना है किस किस से मिलके बना है इम्यून सिस्टम। लिम्फॉइड ऑर्गन से मिलके बना है, टिश्यूज़ से मिलके बना है, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़, आपको पता ही है। अच्छा, एंटीबॉडीज़ कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है? बीटा सेल करती हैं या टी सेल करती हैं? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एज यू हैव रीड, इम्यून सिस्टम इज़ यूनिक इन द सेंस डेट इट रिकोगनाइज फॉरन। देखो यूनिकली वर्क करता है, एकदम से पहचान लेता है। जैसे भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एंटीजन आया उसको एकदम से पहचान लिया न्यूट्रोफिल्स WBCs ने और उनका फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर दिया। इम्यून सिस्टम ही तो वर्क कर रहा है ये। रेस्पॉन्ड टू दोज एंड रिमेंबर्स दैम, और उनको याद रख लेता है कि अब भविष्य में कभी ऐसी डिजीज़ आएगी तो उसके अगेंस्ट हमें ऐसे वर्क करना है। ये सब मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले जा करके देखिए। The immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune disease and organ transplantation. मैंने बताया था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी कैसे वर्क करता है आपको पहले वाले लेक्चर में। अब देखो सबके बारे में अलग अलग बात करेंगे। पहले लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। Lymphoid organs, these are the organs where origin and or maturation and proliferation of lymphocytes occur. कहाँ पे होता है? लिम्फोसाइट्स में होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहाँ पे होते हैं बच्चों? जो प्राइमरी साइट्स होती हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की जहाँ पे ये बनते हैं, इनका ऑरिजन जहाँ पे होता है, वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो और थाइमस में। किसका? लिम्फॉइड ऑर्गन्स का। कहाँ पे होता है बच्चों? बोन मैरो और थाइमस में। वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट, जहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट। अब क्या करेंगे? इसे ऐसे समझो बच्चों, हम क्या थे पहले स्कूल में हमें पढ़ाया गया है ना, हमें पहले पूरा पढ़ाया गया। तो इनके लिए भी ये क्या स्कूल है? बोन मैरो थाइमस, जहाँ पे इनका ऑरिजन हो रहा है, मतलब कि हमें सिखाया जाता है स्कूल में कि आपको कैसे बिहेव करना है, हमें पढ़ाया जाता है। तो इनका स्कूल क्या हो गया? बोन मैरो हो गया इनका स्कूल लिम्फॉइड ऑर्गन्स का। अब क्या करते हैं ये? इन्हें फिर हमें क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे जॉब, अगर हमें किसी स्पेसिफिक जॉब में जाना है, लाइक हमें अगर पुलिस बनना है या हमें डॉक्टर बनना है तो हमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। अगर पुलिस बनना है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग जाएगी कि अगर हमें पुलिस बनना है तो आपको चोरों के खिलाफ कैसे वर्क करना है, और अगर हमें डॉक्टर बनना है तो आपको पेशेंट के साथ कैसे वर्क करना है। तो ऐसे इनको होता है। इनको क्या सिखाया जाता है? पहले तो उनका मैच्योरेशन वो होता है, ऑरिजिन कहाँ पे होता है, कहाँ पे बनता है? ये थाइमस में बनेंगे या बोन मैरो में बनेंगे। फिर इनको ये सिखाया जाता है कि आपको एंटीजन के अगेंस्ट कैसे वर्क करना है। इनके लिए क्या होगा? ये एंटीजन जो बाहर से आते हैं, लाइक हमारे लिए अगर हम पुलिस है तो चोर हो गए हमारे लिए एंटीजन, और डॉक्टर है तो पेशेंट हो गए। तो इन्हें सिखाया जाता है कि एंटीजन के खिलाफ कैसे वर्क करना है। आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट। अब मैच्योर हो गए, इन्हें सब कुछ सिखा दिया। अब कहाँ जाएंगे? जैसे कि हमें सब कुछ सिखा दिया, अगर हम पुलिस बने तो हमें सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे दी, फिर हमारे काय में पोस्टिंग होती है? थाने में पोस्टिंग होगी। और अगर हम डॉक्टर हैं तो हमारी हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग होगी या हम अपना क्लिनिक खोलेंगे। तो वो क्या होगा हमारे लिए? सेकेंडरी होगा। प्राइमरी तो हमने ट्रेनिंग ली, सब कुछ सीखा, उसके बाद हम सेकेंडरी में कहाँ पे गए? अपना जो हमने सीखा हम उसको पूरा करने गए, लाइक थाने में गए या हम हॉस्पिटल्स में गए। तो अभी कहाँ जाएंगे? देखो आफ्टर मैचुरेशन ये सब कुछ सीखने के बाद जो लिम्फोसाइट माइग्रेट करते हैं कहाँ पे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। कहाँ पे करेंगे बच्चे? स्प्लीन में करेंगे, लिम्फ नोड्स में करेंगे, टॉन्सिल्स में करेंगे, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में करेंगे। देखो आगे बात समझ में। पहले क्या हुआ? लिम्फोसाइट्स बने, है ना। लिम्फोसाइट्स बने, कहाँ पे बने बच्चों? ये बोन मैरो में बने और थाइमस में बने। वहाँ पे इनको ये सिखाया गया कि आपको एंटीजन के अगेंस्ट कैसे वर्क करना है, क्या सब कुछ सिखाया गया। उसके बाद ये मैच्योर हो गए। मैच्योर होने के बाद इनकी अब पोस्टिंग हो गई कि जाओ एंटीजन के खिलाफ वर्क करो। कहाँ कहाँ पे हो गई? नाम याद रखना, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स,
टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स में हो गई। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट्स फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन। अब देखो हॉस्पिटल्स में तो हम पेशेंट से मिलेंगे, या हम पुलिस बनेंगे, पुलिस बने तो हम थाने में तो चोरों से मिलेंगे, तो ये यहीं पे जाके तो मिलेंगे एंटीजन से, यही इसमें बताया गया है। विथ देन प्रोलिफेरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड, अब देखो इस वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स की लोकेशन दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको। देखो कहाँ पे होता है, शोल्डर के इधर पास में होता है, यहाँ पे होता है, ये थाइमस होता है, ये कहाँ पे होता है, स्टर्नम बोन की साइड पीछे होता है, स्टर्नम बोन के पास होता है, और ये लिम्फेटिक वेसल्स आ रहे हैं। आगे बात समझ में, थाइमस। अच्छा ये जो थाइमस है ना बच्चों, ये छोटा भी हो जाता है, अभी आपके एनसीईआरटी में ही है। आ गई ना लिम्फोइड ऑर्गन्स कैसे, कहाँ बने, कहाँ पे इन्होंने वर्क करा। नहीं आई होगी तो फिर कमेंट बॉक्स में बता देना, एक बार और समझा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। अब देखो, द बोन मैरो इज़ द मेन लिम्फोइड ऑर्गन्स वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग, मैंने आपको बता दिया बोन मैरो में तो बन रहे हैं, है ना। द थाइमस इज़ अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट। थाइमस कहाँ पे रहता है बच्चों, थाइमस रहता है हार्ट के और किसके, ब्रेस्ट बोन के स्टर्नम के पास रहता है, इतना समझिए बस आप। द थाइमस इज़ क्वाइट लार्जर एट द टाइम। थाइमस जो होता है ना बच्चों, एज के साथ साथ छोटा होता जाता है, लेकिन जब टाइम ऑफ बर्थ होता है तो क्वाइट लार्ज होता है, बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद एज एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेन्ड रिड्यूस टू अ वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। क्या करते हैं ये इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करते हैं किसको, टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन को भी, याद रखना बिल्कुल अच्छे से। अब मैंने एक आपको टर्म बताई थी कि मैंने आपको ये टर्म बताई थी कि स्प्लीन में जो होता है वो बहुत ज़्यादा आरबीसीज का बस्ट हो जाता है, तो क्या स्प्लीन में जाके होता है, लंग्स में जो होता है स्प्लीन का बस्ट, जिसे क्या बोला था हमने, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो बहुत ज़्यादा आरबीसीज का बस्ट हो रहा था उसे क्या बोला था, साइटोकाइन बस्ट बोला था। द स्प्लीन इज़ अ लार्ज बीन शेप, कैसा होता है बच्चों, ये लार्ज बीन शेप का होता है, इस टाइप का होता है। इट मेनली कंटेंस, क्या कंटेन करता है, मैंने अभी आपको बताया था ना, इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स पता है ना, लिम्फोसाइट्स फैगोसाइट्स। इट एक्ट एज अ फिल्टर, ये क्या करता है बच्चों, ये ब्लड का फिल्टर भी करता है। जब ये ब्लड का फिल्टर करता है ना तो ये कुछ ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है। स्प्लीन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज रिजर्वोयर। एरिथ्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है, आरबीसीज। मैंने आपको ये बता ही रखा है कि स्प्लीन लार्ज रिजर्वोयर होता है आरबीसीज का, साइटोकाइन बस्ट में पूरा पढ़ाया था। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट, लिम्फ नोड्स कैसी होती हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं, पॉइंट्स होते हैं। जब हम जाते हैं ना बच्चों डॉक्टर को या कुछ दिखाने, अगर वो देखता है तो वो लिम्फ नोड छू के देखता है, आपने देखा हो गले के पास भी आपके ऐसे छू के देखता है, टॉन्सिल्स देखता है, वो तो लिम्फ नोड्स ही तो होते हैं। लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन्स विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड, इसमें सिर्फ इतना ही बता रखा है कि लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, जितने भी लिम्फोसाइट्स जहाँ कहाँ पे बने, ये सब आपको आएगी कि कहाँ पे बने, कहाँ पे इनका मैचुरेशन हुआ, कहाँ ये प्रेजेंट होता है, ये सब बता दिया मैंने आपको। क्या करते हैं ये इनको एंटीजन को ट्रैप कर लेते हैं और उनको फिर क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे देयर इज़ लिम्फॉइड टिश्यूज़ ऑल्सो लोकेटेड विद इन द, अब कहाँ पे और कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स, कॉर्ड, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, ये नाम आपसे टर्म बहुत बार पूछी गई है, समझ लो 2021 का नीट का क्वेश्चन है। क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट, इनको क्या बोलते हैं, माल्ट। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ये 50% ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के 50% लिम्फॉइड टिश्यू का बना के रखते हैं। आगे इतनी बात समझ में। अब तो थोड़ा एड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि एड्स क्या होता है, कल फिर कैंसर के बारे में बात करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एड्स की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब हमने ये बाहर से लिया है, बाय बर्थ तो नहीं था, मैंने आपको 2 टाइप की पढ़ाई थी, एक्वायर्ड और सेकंड, आप बताएंगे मुझे नेम। एक्वायर्ड और इम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम को घटा देता है, डेफिशिएंट कर देता है, इम्यून सिस्टम को घटा देता है। देखो जितनी भी फुल फॉर्म होती है ना उनका अपने आप में एक मीनिंग होता है। एक्वायर्ड मतलब बाहर से अर्जित की है हमने, हमें बाहर से मिली है। इम्यूनो हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंसी कम कर देता है। सिंड्रोम, अच्छा सिंड्रोम का मीनिंग्स क्या होता है,
सिंड्रोम का मीनिंग होता है बच्चों ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। देखो लिखा है आपके यहाँ, ये लिखा है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। सिंड्रोम इज़ अ मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जब एड्स हो जाता है, जब एड्स हो जाता है तो बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं वो, क्योंकि क्या करता है देखो जिससे ये होता है ना बच्चों, किससे होता है, एड्स HIV वायरस से होता है। HIV वायरस मारता नहीं है, HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। इम्यून सिस्टम को कम कर देगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी और उसमें से किसी एक बीमारी से डेथ हो जाएगी, जिसको ये एड्स हुआ है उस पर्सन की। अब हम अपनी NCERT से पढ़ लेते हैं पूरा। देखो द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म तो याद ही हो गई होगी, अब मैंने मीनिंग भी समझा दिया है क्या होता है। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज़। एक्वायर्ड करी हुई है। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। देखो जो मैंने आपको पूरी फुल फॉर्म का नाम बताया ना, वही इसमें लिखा हुआ है। कब पहली बार रिपोर्ट किया गया था बच्चों, इसको 1981 में रिपोर्ट किया गया था। ये आपको ईयर याद रखना है, 1981। एंड इन द लास्ट 25 ईयर्स, मतलब पिछले 25 सालों में ये बहुत तेज़ी से फैली है, पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल गई है। और कितने लोगों को मार दिया ने, 25 मिलियन पर्सन्स को अब तक किल कर चुकी है ये बीमारी। आ गई ना बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, होती किससे है? HIV वायरस से होती है। किससे होती है ये? HIV वायरस से होती है। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो समझ में ही आ गया होगा कि ह्यूमन में करेगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। अच्छा किस फैमिली का है बच्चों? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस ग्रुप का है, किस फैमिली का मेंबर है, किस ग्रुप का। तो किसका है ये? रेट्रो वायरस का है। किसका है बच्चों? रेट्रो वायरस का है। अच्छा रेट्रो वायरस के जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। लेकिन ये जो है ना बच्चों HIV, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। लेकिन बच्चों है कैसे इसमें दो हैं, है तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है इसमें प्रेजेंट, लेकिन कितने RNA प्रेजेंट है? 2। तो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड और दोनों आइडेंटिकल हैं। आगे बात समझ में? आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि HIV कैसा है, तो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है ये। इसमें 2 RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, 2 RNA है। कितने RNA आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि है तो चलो RNA तो है सिंगल स्ट्रैंडेड, बट कितने हैं? तो आपको क्या लगेगा? नॉर्मली 1 लगेगा, लेकिन बच्चों 1 नहीं, इसमें 2 RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। रेट्रोवायरस फैमिली का होता है। विच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग द RNA जीनोम ट्रांसमिशन। अब देखो मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला डायग्राम देखते हैं पूरा अपना। एक मिनट रुक जाइए बच्चों, ऐसे ज़्यादा ठीक आ रहा है ये, ऐसे करते हैं। देखो रेट्रोवायरस मैंने बताया था आपको, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, 2 RNA है इसमें। इसने क्या किया बच्चों? इस वायरस ने इन्फेक्ट किया नॉर्मल सेल को। क्या किया? नॉर्मल सेल को इनने इन्फेक्ट किया। इसके बाद क्या करता है बच्चों? इसके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसके पास तो RNA है ना इसके पास। अभी किस में जाएगा ये? होस्ट सेल में जाएगा। मान लो ये पर्सन है, ठीक है, इसके सेल में जाएगा, क्या जाएगा? ये वाला RNA। कौन सा RNA? जो HIV वायरल RNA है। देखो वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल, ये इसमें चला गया। अब जो बच्चों ये RNA गया है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा? DNA में चेंज हो जाता है। किसका RNA? HIV का RNA जब होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाता है DNA में। किसकी हेल्प से DNA में चेंज हो जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आपको ये नेम याद रखना है, देखो ये लिखा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ही क्या हो जाता है? RNA DNA में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी क्या करेगा बच्चों? ये अब किस में जाएगा? इसने DNA बना लिया अपना। अब DNA जब इसने बना लिया तो ये हमारी सेल में क्या कहेगा? DNA, हमारी सेल में तो DNA होते ही हैं, तो क्या कहेगा ये? आप भी DNA मैं भी DNA, चलो फ्रेंडशिप करते हैं। क्या कहेगा? आप भी DNA मैं भी DNA, चलो क्या करते हैं? फ्रेंडशिप करते हैं। और ये उसको भला फुसला के उसके अंदर एंटर कर जाएगा, और एंटर करवा के उससे क्या कहेगा? अब आप लेकिन हमने फ्रेंडशिप तो कर ली, लेकिन अब आपको हमारे अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। और क्या करेगा ये? उन्हें भला फुसला के, और कौन सी सेल में जाता है ये? याद रखना, मैक्रोफेजिस सेल में।
कौन सी सेल में जाता है, मैक्रोफेजिस सेल में। मैक्रोफेजिस सेल में जाके ये सारा काम करता है और फिर क्या कहेगा, अब आपको हमारे अकॉर्डिंग वर्क करना होगा, और अपने अकॉर्डिंग वर्क करवा के क्या करवाएगा, ये वायरल आरएनए बना देगा और ये अदर सेल्स को इन्फेक्ट करते रहेंगे। देखो न्यू वायरस बना देगा और ये अदर सेल्स को सब इन्फेक्ट करते रहेंगे। इसको ये सब बना के इससे यहाँ से निकलते रहेंगे, इतना भोला होता है कि यहाँ से निकलते रहते हैं, वायरल बनाते रहता है वायरस बना के फिर ये किस पर अटैक करते हैं, फिर ये टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स पे क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि वही तो सेलुलर, मैंने आपको पढ़ाया था ना, सेलुलर वाली होती है, सेलुलर इम्यूनिटी होती है, इसलिए उस पर इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वही तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है और बीटा सेल को बनने में भी हेल्प करती है, इसलिए टी सेल को मारते रहते हैं और इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे ही पूरा वर्क करता है। आगे बात समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में बताना, फिर एक बार और बता देंगे। अब अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। एड्स इज कॉज्ड बाय द, मैंने बता दिया HIV से होता है, रेट्रोवायरस से होता है, RNA है ना, ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अब किस किस से हो सकता है बच्चों, ये इसमें बताया गया है कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV मतलब HIV का जो इन्फेक्शन है वो कैसे कैसे फैल सकता है। एक तो सेक्सुअली कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी पर्सन को एड्स है और उसके साथ किसी सेक्सुअली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका दूसरा पार्टनर, तो उसको वो ट्रांसफ़र हो सकती है। किससे हो सकती है, कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से। लाइक अब जैसे कि किसी का ब्लड किसी को चढ़ाया गया, लाइक ये A पर्सन है, ये B पर्सन है, A को क्या है, A को एड्स है, इसका ब्लड B को चढ़ा दिया गया है तो इसको भी एड्स हो जाएगा, ब्लड से फैलती है। और किस किस से फैलती है ये, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स अब्यूज़र्स। देखो किससे फैलती बच्चों, आपने देखा होगा जो लोग नशा करते हैं वो क्या करते हैं, सिरिंज लेंगे, उससे ही नसों में इंजेक्शन लगाते हैं ना। अगर जो इंजेक्शन अपनी नसों में इंसान लगा रहा है उसकी जो सिरिंज है वो दूसरे पर्सन ने यूज़ कर ली तो उसको हो जाएगा। किस से हो सकता है, एक तो सेक्सुअली एक्टिविटी से हो सकता है, ब्लड से हो सकता है, और एक सिरिंज से हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है। किससे हो सकता है, अगर मदर को एड्स है तो उसके बेबी को भी हो सकता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू फैल सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्लड डिफ्यूज, ये सब आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था मैंने। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल। इसमें बच्चों ये बताया गया है कि जिन इंसानों को बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है, ये ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज़्यादा मतलब रिस्क है बहुत ज़्यादा, जिस ग्रुप के लोगों को, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्क है ये होने का, मतलब वायरस ये एड्स होने का, वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो उनके बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, है ना, उनको हो सकता है ये, ड्रग एडिक्टेड हो जो कि इंजेक्शन लेते हो, किसमें, नसों में क्या करते हो बच्चों, इंजेक्शन लेते हो। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, या फिर उसको बार बार ब्लड लेना पड़ रहा हो, लाइक किसी को बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है और लेकिन उसको अगर एड्स इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया तो उसको हो सकता है। एंड उस चिल्ड्रन को हो सकता है जिसकी मदर HIV इन्फेक्टेड हो। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, आपको इसका आंसर करना है मेरे को। फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशंस, ठीक है, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डेट HIV एड्स इज़ नॉट स्प्रेड। अच्छा ये बच्चों बहुत एक मिथ्या है ये कि HIV छूने से फैलता है, कोरोना तो छूने से फैलता है, ये तो सबको पता है ना। किसी चीज़ का इंसान का अगर हमने कोई यूज़ करा हुआ यूटेंसिल्स यूज़ कर लिया, ग्लास यूज़ कर लिया, सब मैंने आपको ऊपर बताया था इन्फेक्शियस डिजीज़ में, बट इट्स नॉट अ इन्फेक्शियस डिजीज़। ये बच्चों छूने से नहीं फैलता है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब इन्फेक्शियस वैसे है, मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शियस नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्योंकि ब्लड वगैरह से फैल रहा है, लेकिन ये बच्चों छूने से नहीं फैलता, है ना। अगर मान लो आपको पता चला कि अरे इस बंदे को तो एड्स और मैंने इससे हाथ मिला लिया, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, छूने से बच्चों ही नहीं फैलता है। ये बात NCERT भी लिखती है कि छूने से नहीं फैलता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV या एड्स इज़ नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, लाइक गले मिल रहे हैं मुझसे तो उससे भी नहीं फैलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किससे फैलता है बच्चों, उसके बॉडी फ्लूइड से फैलता है। किससे फैलता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड से फैलता है, छूने से नहीं फैलता है। It is hence imperative for the physical and physiological well-being that the HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society। मतलब ये बताएगा कि उसे आइसोलेटेड होने की ज़रूरत नहीं है फैमिली एंड सोसाइटी से।
देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका, मतलब जैसे किसी को अगर आज उसको HIV वायरस में उसके अंदर वो एंटर कर गया तो उसको सिम्टम्स कब नज़र आएंगे, ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो बच्चों इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 5 से 10 साल के बीच का होता है। अगर आज इस पर्सन को HIV ने अपने अंदर घेर लिया, मतलब HIV इसके अंदर घुस गया, तो उसे 5 या 10 साल के बाद अपनी बॉडी में सिम्टम्स नज़र आएंगे। ठीक है, कुछ मंथ से कुछ साल तक इसे सिम्टम्स नज़र आएंगे, एकदम सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे। कितना है आज, ठीक है, फिर कैंसिल कल करेंगे, लेक्चर नहीं तो लंबा लेंथी हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए। आफ्टर गेटिंग इन टू द बॉडी ऑफ द पर्सन, देखो है ना, पर्सन की बॉडी में एंटर होने के बाद उसे बहुत सालों बाद या कुछ महीनों बाद पता चलता है। अब मैंने आपको पूरा ये जो पूरा इसमें दे रखा है ना प्रोसेस, ये पूरा मैंने आपको भी डायग्राम में समझाया कैसे करेगा। वायरस एंटर करता है मैक्रोफेजिस में करता है, जहाँ पर उसका RNA जीनोम क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, किस में चेंज हो जाता है, वायरल DNA में चेंज होता है। किसकी हेल्प से चेंज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से चेंज होता है। देखो, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिस वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल। अब किस में जाएगा, ये होस्ट की सेल में जाएगा। वहाँ पर क्या करेगा, DNA से दोस्ती करेगा और इन्फेक्टेड एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। अब उसे कहेगा दोस्ती तो हो गई, अब तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, और उससे वायरस के पार्टिकल्स निकलवाता रहेगा। मैंने बताया था ना, वायरस को प्रोड्यूस करवा रहा है वो, आपने डायग्राम में देखा भी होगा। अब यहाँ पे देखो, द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट्स लाइक अ HIV फैक्ट्री। और वो फिर कैसे वर्क करेगी मैक्रोफेज की सेल, HIV फैक्ट्री। पूछा जाता है HIV की फैक्ट्री की तरह कौन वर्क करता है, तो मैक्रोफेज सेल करती है। साइमल्टेनियसली फिर किस में करेगा, ये हेल्पर T लिम्फोसाइट्स में। मैंने बताया ना अभी, T लिम्फोसाइट्स में एंटर करेगा, उस रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर। अब क्या करेगा ये, क्योंकि से पता है T लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम को बनाती है, बीटा सेल को भी हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में, तो T लिम्फोसाइट्स को ये मार देता है। दिस इज़ रिपीटेड, ये बार बार प्रोसेस होती रहती है, लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर। और इससे क्या होता है बच्चों, जो T लिम्फोसाइट्स है उनका नंबर डिक्रीज होने लगता है बॉडी में। किसकी बॉडी में, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र्स, किस सफ़र करेगा वो, या तो उसे बार बार फीवर आएगा, या फिर उसको डायरिया होगा, या फिर बच्चों वेट लॉस होगा उसका, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया। अभी क्या हो जाएगा बच्चों, जिससे ही नॉर्मली अगर जुकाम वगैरह होता है या कोई भी और बीमारी होती है उससे हम नॉर्मली सही हो जाते हैं, लेकिन इस पर्सन में अब क्या क्या हो जाएंगे, इसके वायरस इफेक्ट कर जाएगा, फंजाई इफेक्ट कर जाएगी, पैरासाइट्स भी कर जाएंगे, टॉक्सोप्लाज्मा, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी ही इतनी कमज़ोर हो चुकी है बच्चों कि इसमें क्या हो जाएगा, सारे जितने भी बैक्टीरिया वायरस सब आके इस पर अटैक करेंगे। द पेशेंट बिकम सो इम्यूनोडेफिशिएंट, क्योंकि इम्यून कम हो गया उसका, T लिम्फोसाइट्स कम हो गई, T लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगी तो V लिम्फोसाइट्स तो अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि T लिम्फोसाइट्स तो हेल्प करती है V लिम्फोसाइट्स को बनाने में। डेट ही शी इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, और उसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, इसको पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा। एलिसा की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। कौन सी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स, ट्रीटमेंट नहीं है बच्चों, एड्स की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं जो पार्शियली इफेक्ट होती है, मतलब डेथ होना तो तय है। अब अगर आप 5 साल जी रहे हो तो ये दवाई लेने के बाद आप 7 साल जी जाओगे, लेकिन डेथ होना तय है। दे कैन ओनली प्रोलोंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। आ रही है बात समझ में, डेथ से नहीं बचा सकती क्योंकि एड्स का इलाज ही नहीं है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है तो अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं। तो एज एड्स हैज़ नो क्योर, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन कहाँ हो सकता है, ये स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर। अच्छा, ये तो बच्चों, ये जैसे कि हमें टाइफाइड हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, ये तो हमें नॉर्मली हमें पता है कि अगर बुखार वगैरह आ गया तो इससे हो जाएगा, ये किसी हमें अटैक कर दिया, लेकिन ये कैसा है, ये बिहेवियरल है एड्स। कैसे, क्योंकि जिसको एड्स होगा ना, या तो वो सेक्सुअली, बहुत सारे सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से होगा, या बहुत सारे सेक्सुअली पार्टनर होंगे उसके थ्रू होगा, या फिर
ब्लड, जिसको बहुत बार ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है उसे उसे लगेगा कि हाँ मुझे बहुत बार ब्लड की ज़रूरत पड़ी है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की, उससे होगा। या फिर जो ड्रग्स लेते हैं उनको हो सकता है। तो इसमें यही बताया गया है। अब हाँ, ये तो सब पढ़ा दिया ना मैंने, ये पढ़ लेना ही। देखो इसमें सब लिखा हुआ है, निमोनिया से ही कैसे होता है, लेकिन ये कैसे होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, न्यू बॉर्न फ्रॉम मदर से हो सकता है, ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बीन राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। मतलब इसमें ये बताया गया कि आपको ये नहीं कहना कि अरे पता नहीं हमें कैसे हो गया, इग्नोर नहीं करना कि पता नहीं कैसे हो गया, हमने तो इग्नोर कर दिया, हमें तो पता ही नहीं है ये कैसे हो गया, ये गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, कहाँ पे थे हम? हाँ, इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको एंड अदर NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। देखो जितने भी NGO या फिर NACO जो है, ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है लोगों को एजुकेट करने में कि एड्स के अगेंस्ट एजुकेट कैसे, मतलब कि क्या क्या कर सकते हैं हम इससे बचने के लिए। WHO हैज़ स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। WHO की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। मेकिंग, चलो मैं बता देती हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहानोम है। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स। अब इसने क्या 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 रखा है WHO ने कि जो ब्लड बैंक्स में जो ब्लड आ रहा है ना, उसका आप टेस्ट करेंगे कि उसकी वो ब्लड जो है वो HIV इन्फेक्टेड तो नहीं है। मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, इंश्योरिंग द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल। आप ये इंश्योर करेंगे कि जो डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ करें, मतलब एक बार किसी को इंजेक्शन लगा दे तो उस नीडल्स को फिर फेंक दें, और जब दूसरा पर्सन आए तो दूसरी नीडल्स लें। एंड सिरिंजेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, क्योंकि कॉन्डोम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़ को कंट्रोल किया गया है। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन ससेप्टिबल पॉपुलेशन आर सम। और क्या क्या है कि आप HIV का रेगुलर चेकअप कराइए। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इन्फेक्शंस विद HIV और हैविंग एड्स इज़ समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। अच्छा, ये भी दे रखा है बच्चों कि अगर किसी को एड्स हो गया है तो उसको क्या करना है, उसको छुपाना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए बच्चों? उसको छुपाना नहीं चाहिए कि मुझे एड्स हो गया है। ठीक है, इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प। अब अच्छा, जिनको एड्स हो गया है ना, उनको बच्चों आपकी हेल्प की ज़रूरत है या सिंपैथी की ज़रूरत है। इससे इंस्टेड ऑफ इसके मतलब इसके बावजूद कि आप उनको सोसाइटी से शन कर दें। शन मतलब कि उनका बहिष्कार कर दें। कुछ भी लोग कह देते हैं ना कि इसको तो एड्स हो गया, उसको बहुत अजीब सी नज़रों से देखा जाता है, जिसको एड्स हो जाता है उसके पास जाने से लोग कतराते हैं, या ऐसा कुछ। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको आपकी हेल्प की और आपकी सिंपैथी की ज़रूरत होती है। कुछ लोग तो इससे जिनको एड्स हो जाता है ना, वो सोसाइटी के द्वारा शन कर दिए जाते हैं, तो वो सुसाइड तक कर लेते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सोसाइटी को भी समझना चाहिए। Unless society recognize it as a problem to be dealt with in collective manner, the chances of wider spread of the disease increase manifold. It is malady that can only be tackled by the society. ये क्या है? एक malady है जिसको सिर्फ कौन टैकल कर सकता है? सोसाइटी के द्वारा ही या मेडिकल फैटर्निटी के द्वारा ही, दोनों को साथ मिलकर इसको प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए और इस डिज़ीज़ को फैलने से रोकना चाहिए। आगे बात समझ में? कल कैंसर पढ़ेंगे। कल हमारा ये मुझे लग रहा है पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। कल पूरा चैप्टर आएगा हमारा। कैंसर के बाद ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ बचा है बस। आई थिंक उसके बाद तो कुछ नहीं बचा होगा इतना। चलो देख लेंगे वो तो। फिर उसके बाद करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, या फिर करेंगे अपना ये जो चैप्टर है माइक्रो वेलफेयर वाला, ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, वो वाला करेंगे, या फिर बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। हाँ, ज़्यादा नहीं है। आई थिंक कल हो जाएगा या फिर परसों तक कंप्लीट हो जाएगा अपना ये। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। ध्यान रखिए अपना, अपनों का, सबका, और चैप्टर को रिवाइज़ करते रहिए। ये नहीं कि बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन नीट तो कैंसिल नहीं हुआ है ना। नीट में तो आपको अपना 100% करना है ना, इसलिए पढ़ाई जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए पढ़ाई। थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए 2 या 3 डेज़ का, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। नीट के लिए प्रिपेयर करिए अपने आप को। ठीक है, बी प्रिपेयर फॉर नीट। चलिए बाय बाय।